आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में वो सारी चीजें आपको मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, साथ साथ क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसका आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ आते हैं, जितना भी सेशन है उसको मैंने डे वाइज डिवाइड किया हुआ है। यानी कि डे वन में हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, नंबर सिस्टम से हम लोग 2 सेशन लेंगे, है ना। यानी कि डे वन और डे टू जो होगा वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपियरिंग ऑफ डिजिट के कॉन्सेप्ट से है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 0 से लेके 108 तक की संख्याओं में डिजिट 7 कितनी बार अपियर होता है, कितनी बार आता है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप इसे काउंट कर लो या फिर आपको नंबर्स का पैटर्न पता होना चाहिए। या मैं आपको बता दूं, मैं चीजों को तसल्ली से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में पहली बार में ही सेट हो जाए और आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को, जो डिजिट होता है मेरे भाई, वो डिजिट होता है 10 डिजिट होता है। और कौन सा होता है, 0 से लेकर 9 तक। अगर तुम 0 से लेकर 99 तक की बात करो, 0 से लेकर 99 तक बात करो, तो कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे जो अपीयर होगा वो 10 टाइम्स अपीयर होगा, और टेंस प्लेस पे जो अपीयर होगा वो भी 10 टाइम्स अपीयर होगा। इस बात को ध्यान रखना है, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, समझना। यहाँ पर 7 का पूछा जा रहा है तो 7 का काउंट कर लेते हैं। यूनिट प्लेस पे कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो 7 में आ सकता है, 17 में आ सकता है, 27 में अपीयर हो सकता है, 37 में अपीयर हो सकता है, 47 में अपीयर हो सकता है, 57 में अपीयर हो सकता है, 67 में अपीयर हो सकता है, 77 में अपीयर हो सकता है, 87 में अपीयर हो सकता है, और 97 में अपीयर हो सकता है। इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे, है ना, काउंट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अगर मैं टेंस प्लेस की बात करूं तो देखो टेंस प्लेस पे कहाँ आ सकता है, 71 में आ सकता है, सॉरी 70 में आ सकता है, 71 में आ सकता है, 72 में आ सकता है, 73 में आ सकता है, और इसी तरीके से 79 तक। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, है ना, कितनी बार अपीयर हो रहा है, यहाँ भी 10 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स अपीयर होगा और टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स अपीयर होगा। 99 के बाद भी यही चीज रिपीट होता है। अगर तुम देखोगे 100 से लेकर के 199 तक में कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स अपीयर होगा और टेंस प्लेस पे 10 टाइम्स अपीयर होगा। 100 प्लेस का निकालना हो तो देखना होगा, है ना। अगर 1 की बात करूं तो यहाँ पर 1 जो है 100 टाइम्स अपीयर होता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना अगर आपको पता होता तो इतना तो पता होता भाई कि 0 से लेकर 99 तक में कितनी बार अपीयर हो रहा है, टोटल टोटल हो रहा है 20 टाइम्स अपीयर। यानी कि 7 0 से लेकर 99 तक में 20 टाइम्स अपीयर होगा। अब 100 से लेकर 108 तक, अब 100 से लेकर 108 तक में कितनी बार अपीयर होगा, सिर्फ एक बार अपीयर होगा, 107 में अपीयर होगा। 20 यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अपियरिंग ऑफ डिजिट के कॉन्सेप्ट से है। यहाँ पर देखो 10 से लेकर के 59 तक की संख्याओं में 2 या 7
यूनिट डिजिट वाली संख्याओं का प्रतिशत क्या है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 हो या तो 7 है, उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है कि उसका परसेंटेज क्या होगा। 10 से लेकर 9 50 10 से लेकर 59 तक में देखो 2 कहाँ-कहाँ आ सकता है, 12 में, 22 में, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात की जा रही है। फिर 32 में मेरे भाई, फिर 42 में, फिर 52 में। 7 की बात कर लो, 17, 27, 37, 47 और 57। तो कितना हो जाएगा? 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। कितना हो जाएगा भाई? 10 बार ये अपीयर हुआ है और इसी का हमें परसेंटेज निकालना है। तो पता होगा जिसका परसेंटेज निकालना हो उसी को 100 से गुना करो, अपॉन में जितनी संख्याएँ हैं उससे डिवाइड करो। तो 10 से लेकर 59 तक कितनी संख्या है ये हमें काउंट करना है। इसे काउंट करने के लिए समझना, यहाँ पर देखो 1 से लेकर 59 तक में तो पता होना चाहिए कि कितना नंबर है भाई, 59 नंबर है और हमें 10 को इंक्लूड करना है। तो 9 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। तो इसे 50 से डिवाइड करो और इससे भाई कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 20%। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर एग्जाम होता है, प्रीवियस ईयर को तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्राइम नंबर से पूछा गया है। प्राइम नंबर को अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना मेरे भाई, ताकि आपको प्राइम नंबर से तो कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए n एक 3 अंकों की धनात्मक पूर्णांक है। जो n है मेरे भाई वो 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। n का इकाई अंक अभाज्य है, यानी कि जो n है ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट जो है वो प्राइम है, ठीक है। और n के सभी अंकों का गुणनफल, यानी कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो भी प्राइम है। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा जो प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, और फैक्टर कैसा हो, पॉजिटिव फैक्टर हो, ये भी ध्यान रखना है। केवल 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ हो, तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो है ये प्राइम है, तो सोच लेते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, क्या 9 हो सकता है क्या? तो तुम कहोगे सर 9 तो प्राइम है नहीं। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर 2 है और यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्राइम नंबर होगा, तो भी प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं तुमको बहुत ही बारीकी वाली जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 लिखा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर होगा भाई, वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। 5, 3, 2 और 1 से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर रखता हूँ, कोई भी नंबर रखता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, ये जो है, ये जो नंबर होगा, ये 2 अगर हमने यहाँ रखा, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही और 1 से भी डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई डिजिट होगा, यहाँ पर भी डिजिट होगा और यहाँ पर 2 है। मान लो तुमने 2 यहाँ पर रखा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा 2 से तो डिविजिबल होगा और अगर 2 से डिविजिबल है, तो यही नंबर 1 से भी डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर कब हो सकता है इसका प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब हो सकता है? जब तुमने 2 रखा, तभी तुमको पता चल गया कि ये 2 से डिविजिबल है और 1 से तो है ही, तो 2 तो ऐसे ही आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर भी 1 रखो, तब भी ऐसा हो सकता है, इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, इसका जो प्रोडक्ट होगा मेरे भाई, वो प्रोडक्ट फिर 2 हो जाएगा, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है? अब इस बात को ध्यान रखना कि इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि n प्राइम नंबर है ना? इस बात को ध्यान रखना भाई, कि इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि n प्राइम है।
इसमें ये कहा जा रहा है कि n का जो यूनिट डिजिट है वो प्राइम है, और इसके जो डिजिट है इनका प्रोडक्ट जो है वो भी प्राइम है। तो यहाँ पर 1 1 आ सकता है, यहाँ भी 1 1 आएगा तभी हो सकता है ये 3, है ना? तो देखो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। अब पॉसिबिलिटी चेक करो क्या हो सकता है। 1 2 3 4, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, यानी कि n के जो संभावित मान है वो क्या होगा, वो 4 हो जाएगा। यानी कि 112 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 115 हो जाएगा और 117 हो जाएगा। मुझे लग रहा है ना? तुम मेरी बात को समझ गए हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या, है ना? 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 7 से बड़ी कितनी भी अभाज्य संख्या है, यानी कि 7 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या है, उसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब तुमको सोचना है, इस बात को अच्छे से सोचना है ना? ज़रा सोचो, किसी भी नंबर को तुम 6 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता भाई, या तो उसका रिमाइंडर 2 हो सकता है, या तो उसका रिमाइंडर 3 हो सकता है, या तो उसका रिमाइंडर 4 हो सकता है, या तो उसका रिमाइंडर 5 हो सकता है। 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तुमको पता है कि 6 रिमाइंडर होगा, इसका मतलब उसका 0 रिमाइंडर है। इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है? और अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो तो वो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो है ये चेक करना है। समझो मेरी बात को। ज़रा-सा देखो, इसको देखने से क्या लग रहा है? इसको देखने से क्या लग रहा है तुम्हें? इसको देखने से ये लग रहा है कि ये प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है? कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, अभी देखो, अभी देखने से ऐसा लग रहा है। क्या हमें ये इसको देख के क्या तुमको लग रहा है? क्या ये प्राइम नंबर है? तो तुम कहोगे, "सर कैसी बात कर रहे हो? ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें 2 तो कॉमन है। इसका मतलब ये नंबर जो है उस नंबर से तो डिविजिबल होगा ही, 1 से भी डिविजिबल होगा और एक और आ गया, 2 से भी डिविजिबल होगा। कैसे हो सकता है प्राइम नंबर ये? इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अब ज़रा इसको देखो, मैं तुमसे पूछूँ, ये बताओ क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? तुम कहोगे फिर वही बात सर, ये भी कैसे हो सकता है ना? इन दोनों में 3 कॉमन है ना? और अगर 3 कॉमन है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से तो डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल होगा तो 1 और 3 तो हो गया और एक वो नंबर खुद होगा, यानी कि मिनिमम 3 फैक्टर तो होगा ही भाई, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अब ये देखो, क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? फिर तुम वही बात बोलोगे, सर यहाँ भी 2 कॉमन है, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि या तो ये प्राइम नंबर हो सकता है, या तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। अब देखो, किसी भी प्राइम नंबर को तुम डिवाइड करोगे 6 से, या तो 1 रिमाइंडर होगा, या तो 5 रिमाइंडर होगा, है ना? या तो 1 रिमाइंडर होगा, या तो 5 रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पर देखो, बी ऑप्शन में है 1 और 5, बी ऑप्शन में है 1 और 5। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? बता दो भाई, मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है? कमेंट में नीचे जाकर के लिखना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो। अगर कोई डाउट भी है तो कमेंट में लिखना है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो, ये भी प्राइम नंबर से है, यदि ए, बी, सी, डी और ई डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, डिफरेंट अभाज्य संख्याएँ हैं, और इन पाँचों संख्याओं का जो सम है, योग है, वो विषम है, ओड है। तो पूछा जा रहा है कि ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी बराबर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस बात को समझना ध्यान से। देखो, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। और ये क्या है भाई? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, सभी अलग-अलग प्राइम नंबर है, ठीक है? और इन सभी प्राइम नंबर का जो सम है ना, वो ओड है। यानी इन सब को तुम ऐड करोगे मेरे भाई, इन सब को ऐड करोगे
तो क्या आएगा, ये एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, और तुमको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर के जो सेट है, उस प्राइम नंबर में एकमात्र ऐसा प्राइम है जो इवन है, वो 2 है। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम है जो इवन है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इन पांचों का जो सम है वो ओड है, तो तुमको यहां पर चेक करना है क्या 2 इसमें इंक्लूड रहा होगा या नहीं रहा होगा, बस इतना तुमको चेक करना है। अब यहां पर देखो कि यहां पर देख लो, 2 अगर यहां पर रखोगे तो तुमको पता होना चाहिए मेरे भाई, ओड प्लस का ओड जो होता है भाई, वो होता है इवन। कैसे, समझ लो, 5 प्लस का 7 कितना हो जाएगा भाई, 12। ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये इवन हो गया। यानी ऑड प्लस ऑड को ऐड करोगे तो इवन होगा। अगर इनमें से कोई एक अगर इवन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इन चारों का जो सम हो जाएगा भाई, इन चारों का जो सम हो जाएगा वो इवन हो जाएगा, क्योंकि ऑड प्लस का ऑड इवन हो गया, इवन प्लस का ऑड ऑड हो गया, फिर ऑड प्लस का ऑड इवन हो गया, है ना। लेकिन कंडीशन में कह रहा है कि ये इवन नहीं है, ऑड है। इसका मतलब ये है कि पक्का पांचों की पांचों जो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो ऑड ही रहा होगा। यानी कि ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, और ये भी ऑड नंबर, सभी के सभी ऑड नंबर होगा, तभी इसका सम ऑड हो सकता है। पूछा जा रहा है कि ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी निकालना है, क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये ऑड नंबर हो गया, ये भी ऑड नंबर हो गया, ये भी ऑड नंबर हो गया, और ये भी ऑड नंबर। इन दोनों को ऐड करोगे तो इवन हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो इवन हो गया, इवन प्लस का इवन करोगे तो भाई वो इवन नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, एन इवन नंबर हो जाएगा, एक सम संख्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, 8 अंकों की संख्या है, इसे 99 से विभाज्य है, यानी कि 99 से डिविजिबल है। जो 8 अंकों की संख्या है वो 99 से डिविजिबल है। आगे कह रहा है, यदि अंकों में फेरबदल किया जाए तो संख्या सदैव ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा जा रहा है। 8 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है, तो जो डिजिट है उसको फेरबदल कर लिया जाए, है ना, अंकों को फेरबदल कर लिया जाए तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर तुमको एक बात पे ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर जो है 9 से डिविजिबल है कैसे हो सकता है, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कैसे हो सकता है, तो तुमको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 8 टू 8, अब यहाँ पर देखो पता करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 2 10 8 18, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर देखो 99 है, इसका मतलब ये है कि 11 का भी चेक कर लो भाई, कौन सी संख्या, कोई भी संख्या 11 से कैसे डिविजिबल हो सकती है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या का इवन प्लेसेस पे, है ना, इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम, ऐसे लिख लेते हैं। यानी कि ये देखो, ये ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, और इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। अब मुझे ये बताओ भाई, अभी मैं 8 डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 3 डिजिट की ही बात कर रहा हूँ, है ना। मुझे बताओ, क्या इसके अंकों को अगर फेरबदल कर दिया जाए, 8 को हम यहाँ रहने दें, फिर 8 को यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये, तब भी ये, तुम मुझे बताओ, तब भी ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। यानी कि 9 के लिए अंकों को तुम फेरबदल करोगे तब भी अंकों के जो सम है, यानी कि डिजिट का जो सम है, वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तुम अंक को कहीं भी रखोगे तो वो उनका जो सम होगा ना, वो 9 से डिविजिबल होगा। देखो, 8 यहाँ था तो भी 9 से डिविजिबल था, 8 को हमने यहाँ रखा तो भी 9 से डिविजिबल है। 11 के केस में ऐसा नहीं है, है ना।
अब ले लेते हैं, मान के चलो 4, एक नंबर हमने ले लिया 6, और ये नंबर हमने ले लिया, है ना। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का सम 6 हो गया, और इन दोनों का सम 6 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस तो 0 हो गया। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। और मुझे ये बताओ, 11 के केसेस में मैं अभी अलग अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 11 के केसेस में क्या होगा, अगर तुम इसको 5 को यहाँ रखो, 2 को यहाँ रखो, 4 को यहाँ रखो, अब यहाँ पर देखो 5 और 4 9, और 2 और 3 हो गया। यानी कि 11 के केसेस में अगर तुम डिजिट में फेरबदल करो, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 11 से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। और ये तो जरूर कह सकते हैं कि 8 अंकों की अगर संख्याएं हैं, अगर वो 99 से डिविजिबल है, तो अंकों में फेरबदल किया जाए, पक्का वो 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि उसका जो सम होगा, वो सम 9 से डिविजिबल होगा, और नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी 9। ऑप्शन सी 9। ये एग्जाम्पल मैंने तुमको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, ताकि तुम समझ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, एक 9 अंकों की संख्या है ना, 9 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये है, और ये कितना से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो पूछा जा रहा है कि 3x माइनस 4y का मान क्या होगा। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। इतना पता होना चाहिए तुमको। अब यहाँ पर देखो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करना है 8 के लिए। अब लास्ट 3 डिजिट जो है मेरे भाई, देखो यहाँ पर तुमको मैं बहुत बेसिक्स बता देता हूँ। 9 8 कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा, बच गया 6, और यहाँ पर y होना चाहिए। और y क्या है, डिजिट है। अब समझो, 8 को यानी कि 6y को 8 से डिवाइड करना है, और कैंसिल होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर हमें 4 चाहिए, 8 8 64। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है, 8 8 64। यानी कि y का मान जो हो जाएगा भाई, यानी कि y का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर लिख लो 7 8 5 x 3 6 7 8, और ये 4 हो गया। अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना है, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल हो। तो यहाँ से 9 9 का पेयर हटाते जाओ। अब यहाँ पर देखो, 8 और 4 12, 12 में से 9 हटा दिया 3, 7 3 10, 10 में से 9 हटा दिया 1, 6 1 7 3 10, 10 में से 9 हटा दिया 1, 5 और 1 6, 8 से 14, 9 हटा दिया 5 बच गया, और 7 5 12 में से 9 हटा दिया 3 बच गया। यानी कि 3 प्लस का x हो गया, है ना। अब x का मान क्या हो सकता है भाई, x का मान 6 होगा तभी तो ये 9 होगा, है ना। x का मान 6 होगा तभी ये 9 होगा। यानी कि x का मान 6 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई में 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 18, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो जाएगा 16। तो 18 माइनस 16 बराबर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ये 2। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। मैथमेटिक्स में क्या होता है मेरे भाई, चीजों को तुम प्रैक्टिस करोगे, चीजों को तुम बेसिक से समझने की कोशिश करोगे, यानी कि अगर तुम अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करोगे, बढ़ाना चाहोगे, है ना, और वो कैसे होगा, क्वेश्चंस को बार बार समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चंस को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा मैथ का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे मैथ का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा, तो तुम मैथ्स को अच्छा कर पाओगे, जल्दी भी तुम कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। किसी भी एक्सप्रेशन को
अब यहाँ पर ये समझना, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, समझना। किसी भी एक्सप्रेशन को, मान लो एक नंबर n1 है और एक नंबर n2 है, और इसे तुम k से डिवाइड करो, है ना। तो k से तुम डिवाइड करो, या तो दोनों को ऐड करके k से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, या फिर दोनों को अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर। मान के चलो n1 को k से डिवाइड किया तो p1 रिमाइंडर आया, n2 को k से डिवाइड किया तो p2 रिमाइंडर आया। और इस कंडीशन में क्या होगा, p1 प्लस का p2 जो रिमाइंडर है उनको ऐड करो और फिर k से डिवाइड करो, है ना। तक डिवाइड करना है जब तक ये जो है वो k से कम नहीं हो जाए, यानी k से अगर ये कम होगा तो वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 127 के पावर में है भाई 97, प्लस 97 के पावर में है 97। इसे कितना से डिवाइड करना है मेरे भाई, 32 से डिवाइड करना, 32 से डिवाइड करना, ठीक है। अब अगर 32 से इसको डिवाइड करोगे, अगर 32 से 127 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, समझो। देखो यहाँ पर एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, 25 को 26 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा भाई, -1 आएगा, ठीक है। अगर अगर 25 के स्क्वायर को 26 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1 के पावर में स्क्वायर, 2 बार आएगा, यानी इसको 2 बार लिखोगे, 25 मल्टीप्लाई में 25, और इसे तुम क्या किससे डिवाइड करोगे, 26 से। तो देखो यहाँ पर ये आया -1 और ये भी आया -1। अगर ये पावर में 3 हो तो इसका मतलब 3 बार ऐसे होगा, पावर में 4 हो तो इसका मतलब 4 बार ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखो, इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 128 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो रिमाइंडर होगा मेरे भाई -1 होगा, और कितनी बार, 97 टाइम्स। तो इसको 97 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में 97 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस 97 को इससे डिवाइड करो, इस 97 को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ मेरे भाई रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 97 टाइम्स, तो पावर में 97 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, -1 के पावर में 97, तो -1 होगा मेरे भाई, और यहाँ पर 1 के पावर में 97 +1 हो जाएगा, और इसको तुम 32 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर देखो ऊपर में 0 आ गया, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 0 रिमाइंडर आया, और 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका जो शेषफल होगा मेरे भाई वो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। और तरीका क्या हो सकता है, वो देख लो। इसको तुम ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, मान के चलो a के पावर में n है, प्लस में b के पावर में n है, और n क्या है, एक ऑड नंबर है, n क्या है, एक ऑड नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो है a प्लस b से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज a प्लस b से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर a के पावर में n हो, मैं और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम इसी से निकाल पाओगे, ठीक है, कि a के पावर n है, प्लस का b के पावर n है, और n ऑड है, तो a प्लस b से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखो, ये उसी इसी फॉर्मेट पे तो यहाँ है, ये हो गया a के पावर में n, b के पावर में n, यानी कि ये जो है, ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 127 प्लस का 97, इससे डिविजिबल होगा। और देख लो यहाँ पर, 7 7 14 4, 9 2 11 1 12, 224, यानी कि ये जो नंबर है वो 224 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 224 को तुम 32 से डिवाइड करोगे, है ना, तो ये जो है ना 224 32 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 32 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। और अगर 32 से ये नंबर पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा था, इसके साथ साथ एक दो चीजें और तुम याद रख लेना, a के पावर n और b के पावर में n हो, और ये क्या हो, माइनस में हो, तो इसका मतलब ये है, और n क्या हो भाई, n अगर इवन हो,
इस कंडीशन में क्या होगा भाई, a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी ऑलवेज डिविजिबल होगा। और n जो है भाई अगर ऑड हो इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में a माइनस बी से ही डिविजिबल होगा, a माइनस बी से ही डिविजिबल होगा। तो तुम इस बात को याद रखना। इस बात को तुम याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझने वाली बात तो ये है कि देखो यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इनमें से किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, इनमें से किससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो समझना मेरी बात को, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है या 17 से डिविजिबल है। लेकिन ये तो प्लस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? अब ये करना तो बड़ी मुश्किल है कि तुम 4 के पावर में 61 निकालो, ये जो है ना, ये तो इम्पॉसिबल सा है कि 4 के पावर में 61 निकालो फिर 4 के पावर में 62 निकालो, ऐसा तो करोगे नहीं और उसके बाद तुमको ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ बात होगी। हमें क्या करना है, इनमें से किससे डिविजिबल है ये चेक करने के लिए हमें इसको जो प्लस में दिया हुआ है ना, तो प्लस से हटा करके हमें इसे मल्टीप्लाई में निकालना है। एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जो वो मल्टीप्लाई में हो, ठीक है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर तुम इसको डिवाइड करना चाहोगे, इनमें से चेक करना चाहोगे तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तुम कह सकते हो डिविजिबल है ना? लेकिन अगर तुम इसको मल्टीप्लाई में निकाल सकते हो, जो एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई में निकाल सकते हो तो बड़े आसानी से तुम कर पाओगे, है ना? देखो, मैं यहाँ पर बता दूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है। मुझे ये सिर्फ़ सॉल्व करना होता तो बड़े आसानी से बोल देता इसको तुम कॉमन ले लो, इस तरीके से कर लो आंसर आ जाएगा। बात आंसर निकालने की नहीं है, बात इस बात की है कि तुमको हमें समझाना है और तुम कैसे समझोगे? ठीक है, तुम कॉन्सेप्चुअली अगर मैं किसी चीज़ को बताऊँगा तो तुम बड़े आसानी से समझ पाओगे। ये बड़ी बात होती है। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे कितना आता है, तुमको मैं कितना सिखा पा रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, हमें इसे ये जो एक्सप्रेशन प्लस में है, इसे हमें मल्टीप्लाई में निकालना है, ऐसा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। अब 4 के पावर में 61 तुम कॉमन लोगे, है ना? क्यों कॉमन ले रहे हैं, अब तुमको पता चल गया भाई कि क्यों कॉमन ले रहे हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 4 के पावर में 3 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तुम, अब इस एक्सप्रेशन को तुमने मल्टीप्लाई में निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो ये 20 84 और 1 85 हो गया। देखो 16 और 4 20, 64 और 20 84 और 1 85। अब तुम कह सकते हो ये जो एक्सप्रेशन है वो 85 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और इसके जो फैक्टर होगा उन सब से डिविजिबल होगा। अब इसके अनुसार से अब तुम ऑप्शन को चेक करो कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 11 दिया हुआ। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो तुम क्या करोगे, 4 के पावर में 61 जो है, यहाँ पर 4 के पावर में तुम 60 ले लो, मल्टीप्लाई में क्या कर दो 4, ऐसा कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो 5 मल्टीप्लाई में 4, इसको तुम कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन 10 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन सी 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 हो जाएगा इसका आंसर। मुझे लग रहा है तुम हमारी बात को समझ पा रहे हो और अब तुमको अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो,
कि यहाँ पर दिया हुआ है ये, और पूछा जा रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट जो हम निकालते हैं इसके बारे में तुमको पता होगा। भाई एक बात मैं तुमको साफ-साफ बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट के लिए तुम जो साइक्लिसिटी निकालते हो ना, वो होता है यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर दैट इज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो, है ना? उसका अगर तुमको यूनिट डिजिट निकालना हो, तब हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए 6 के पावर में कुछ भी हो, 6 के पावर में कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। अब यहाँ पर देखो 3 के पावर में 24 है, 3 के पावर में 24 है, तो तुम क्या करोगे, है ना? यूनिट डिजिट 3 है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। यानी कि 4 के बाद क्या है ना, यूनिट डिजिट रिपीट होता जाता है ना? अब यहाँ पर देखो, ये पूरी तरीके से कैंसल हो गए। इसका मतलब ये हो गया, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, वो 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 81 ये हो जाएगा, 81, 81 में क्या यूनिट डिजिट आ जाएगा, 1। यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आ गया और यहाँ से यूनिट डिजिट 6 आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है? अब यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, समझना। 2 अंकों की संख्या है, उसमें जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक जो है, वो दहाई के अंक से 4 अधिक है। यानी कि जो इकाई का अंक है, यहाँ जो अंक है, इससे 4 अधिक है। ये जो है इससे 4 अधिक है। यानी कि ये इससे 4 अधिक होना चाहिए, ठीक है? अगर ये नंबर है तो। अब यहाँ पर देखो, यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल, यानी कि जो संख्या है उसके अंकों के योग का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो 370 है, तो संख्या क्या होगी? पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 4 अधिक है, तो यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 4 अधिक होना चाहिए, तो है नहीं। अभी देखो यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 4 अधिक है, ये तो हो सकता है। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 4 अधिक है, ये भी हो सकता है। ये नहीं है, यानी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो, यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है, दी गई संख्या 26 और उसके अंकों का योग का गुणनफल 370 होना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा है। अब ये देखो, दी गई संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 3 और 7 10, तो क्या हो जाएगा भाई, 370, और यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स डज 2000 हैव? 2000 के कितने पॉजिटिव फैक्टर है, धनात्मक गुणनखंड है? अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो तुमको 2 चीजें पता करनी है। पहली बात है तो ये पता करना होगा कि जिसका तुम निकाल रहे हो कि नंबर ऑफ फैक्टर, उसका तुम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, और जहां पर ए, बी और सी जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि तुम कह सकते हो वो नंबर जो है, उस नंबर का ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो तुमको निकालना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे, फिर तुम्हें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा। तो जो पावर है, सब पावर में 1 ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर करोगे क्या, तो 1000 हो जाएगा मेरे भाई। फिर यहाँ पर देखो, ये 500 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 250।
फिर हो जाएगा भाई 125, फिर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5 और 5। अब यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 आ गया, मल्टीप्लाई में 5 के पावर में 3 आ गया। तुम इसको मेंटली भी कर सकते हो। मेंटली कैसे कर सकते हो? ये 8 से डिविजिबल होगा, ऐसे करके देख लो, 8 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके देख लो, तो तुम इसको मेंटली भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसमें तुम 1 ऐड करो, और मल्टीप्लाई में इसमें भी तुम 1 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? 5 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? इसके नंबर ऑफ फैक्टर जो है भाई वो 20 है, 20 है इसके नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो, भाग देने की एक क्रिया में भाजक जो है भागफल का 14 गुना है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो डिवाइजर है इज 14 टाइम्स द क्वोशंट एंड 7 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 34, व्हाट विल बी द डिविडेंड? ये होता है मेरे भाई डिविडेंड, और इसको जिस नंबर से डिवाइड करते हो वो होता डिवाइजर, और ये होता है मेरे भाई क्वोशंट, और ये होता है रिमाइंडर। यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट प्लस का जो रिमाइंडर होता है वो होता है डिविडेंड, ये होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ मेरे भाई जो रिमाइंडर है वो 34 है, और जो डिवाइजर है ना, भाजक है वो क्या है? शेषफल का 7 गुना, यानी कि इसका 7 गुना है ये, इसका 7 गुना है ये। अब कह रहा है कि जो ये जो डिवाइजर है वो क्वोशंट का 14 टाइम्स है, यानी कि ये जो है इसका 14 टाइम्स है, तो इसे 14 से डिवाइड करो, 7 मल्टीप्लाई में 34 और इसको 14 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7 दूनी 14 और 17, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई 17, ठीक है। अब तुमको ये निकालना है। अब इसको तुम क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो और ये ऐड करो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट निकाल लो। 7 चौके 28, इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, ये 6 हो गया यूनिट डिजिट, और इसमें इसको ऐड करना है, 6 4 10, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई वो हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, इसे हमें फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मान के चलो कि मान लो 0.3 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो तुम 19 नीचे रखो, ठीक है। अगर 0.67 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 67 तो तुम लिखोगे ही, अपॉन में क्या लिखोगे? ये 2 के ऊपर लगा हुआ है ना, तो 9। अगर मान के चलो कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है 267 और 67 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, इस कंडीशन में तुम क्या करोगे मेरे भाई? 267 तो लिखोगे। अब यहाँ पर देखो किसके ऊपर बार लगा हुआ है? 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो 99 हो जाएगा। इनके बदले में 2 9 हमने लिख दिया। इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है तो इसके बदले में 1 0 यहाँ रखेंगे। और ध्यान रखना, जिसके ऊपर नहीं लगा होता है उसको मैं माइनस भी करता हूँ, यानी कि माइनस किया जाता है। क्यों ऐसा होता है हम डिटेल में क्लास में बताते हैं, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। 267 माइनस का 2 अपन 990 हो जाएगा। मान के चलो अब यहाँ पर देखो 0.346 है। अब यहाँ पर देखो 346 अपॉन में क्या हो जाएगा? एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ तो 19। अब देखो इसके ऊपर नहीं लगा है, इसके ऊपर नहीं लगा है, इन दोनों को बदले में 0 हो जाएगा, और हमें माइनस क्या करना है? -34 करना है। तो ये जो हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 34। तो इसको माइनस करो, 6 - 4 हो जाएगा 2, और 4 - 3 1 हो जाएगा 3, यानी कि 312 अपॉन में 900,
और इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, तुम आसानी से कर सकते थे इसको। चलो अब यहाँ पर देखो कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इतना में ऐड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना, पूर्ण वर्ग हो जाए, ये पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसी बात थी नहीं। देखो 6412 इतना तो पता होगा कि जो 80 है, 80 का जो स्क्वायर होता है वो 6400 होता है। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे छोटी संख्या है ना, हमें क्या चाहिए, 81 का स्क्वायर चाहिए, है ना, 81 का स्क्वायर चाहिए। क्या हो सकता है 81 का स्क्वायर? अगर 81 का स्क्वायर तुमको निकालना आता है या पता है तो तुम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हो। 81 का स्क्वायर होता है भाई 6561। अगर तुमको याद हो तो इसका स्क्वायर होता है 6561। इसका मतलब ये है कि ऐड करोगे तो ये होना चाहिए 6412 में, ये ऐड करो 149, इसमें 149 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 9 और 2 11 के 1, है ना, 4 1 5 1 6, फिर क्या हो जाएगा 4 1 5 और 6, यानी कि 6561 इससे आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मान कर चलो स्क्वायर अगर नहीं आता निकालना, है ना, जल्दी तुम नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, देखो यहाँ पर तुम लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर मान के चलो 50k प्लस माइनस, ठीक है, p, इसका अगर स्क्वायर हो, है ना, तो लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो होता है पी स्क्वायर। लास्ट 2 डिजिट होता है उस जो पी स्क्वायर में जो डिजिट आएगा ना, लास्ट 2 डिजिट, वही लास्ट 2 डिजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं यहाँ पर 100 करूँ और 100 माइनस 19 कर लो, है ना, 100 माइनस 19 क्या हो जाएगा, 81 का स्क्वायर, और 81 का स्क्वायर तुम करोगे तो 19 का स्क्वायर देखो 361, 19 का स्क्वायर होता है 361। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट जो होगा मेरे भाई वो 61 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2 और 9 11, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 61 इसका लास्ट 2 डिजिट आ गया। बाकी आप कैलकुलेट करोगे तो किसी का भी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 61 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही। नंबर सिस्टम का अगला भी सेशन हम लोग लाएंगे, आपको हर अल्टरनेट डे पे वीडियो मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ आप लिखें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।